हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग ग्रुप 13 और उसमें ग्रुप 13 एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे हम लोग और उसमें से रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स तक जो है कर लिए थे। उसके बाद अब है रिएक्शन विथ एसिड्स। नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसिड्स। देखो, एसिड्स से रिएक्शन हर एक एलिमेंट का नहीं हो पाता है और वो भी एसिड है तो एसिड में कंसनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है उन सब्सटेंस का रिएक्टिविटी एसिड्स की ओर। तो इसमें जैसे ग्रुप 13 में जो बोरोन है, जान रहे हम लोग प्योर नॉन मेटल है, तो बोरोन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई लेन देन नहीं है। बोरोन जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाता है। रीज़न है कि नॉन मेटल का एसिड से रिएक्शन वैसे नहीं होता है जैसे मेटल का होता है। मेटल्स में हम लोग जानते हैं कि मेटल्स हैं तो वे एसिड से रिएक्शन करेंगे, कोई सॉल्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस वगैरह इवॉल्व होगा, ऐसे करके। नॉन मेटल्स जब भी एसिड से रिएक्शन करते हैं तो जनरली वे ऑक्सीडाइज होते हैं, तो उसके लिए उस एसिड में ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में तो आगे जानोगे, फिलहाल जान लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है यार, सिंपली एक एसिड है। लेकिन इसी के अलावा आप नाइट्रिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो उन एसिड्स के साथ जो है नॉन मेटल्स का रिएक्शन हो जाएगा। मेटल्स तो वैसे भी कर लेंगे रिएक्शन उनके साथ। तो बोरोन का कोई रिएक्शन नहीं है HCl के साथ, आइदर HCl कंसनट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, कोई रिएक्शन नहीं होना है इसके साथ। लेकिन यही बोरोन का रिएक्शन यदि हम लोग करवाएं नाइट्रिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये सभी जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं, तो आसानी से ये बोरोन को जो है ऑक्सीडाइज कर पाते हैं। क्या रिएक्शन है हम लोग देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यदि आप लेते हो कंसनट्रेटेड, तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या टूटा है, डिकम्पोज करता है, H2O बनाता है, SO2 बनाता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीजन लिबरेट करेगा और यही ऑक्सीजन जा करके दूसरे एलिमेंट को या सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, वह डिकम्पोज करेगा, H2O बनाएगा, SO2 बनाएगा और साथ ही साथ एक ऑक्सीजन देगा। अब बोरोन जब भी ऑक्सीडाइज करता है एसिड के द्वारा तो ये हमेशा बनाता है बोरिक एसिड, H3PO3। हमेशा याद रखोगे कि बोरोन जब भी ऑक्सीडाइज करेगा, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा, तो हमेशा बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है दिस वन। अब यहाँ से इसको मिला के बैलेंस करो तो यही ऑक्सीजन जो दिया है वो तो यहाँ आएगा ही ऐसा, प्लस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाना होगा, तो यहाँ से 3 मोल H2O लगाओगे, बैलेंस के साथ कर रहे हैं इसको, 3 मोल O, तो यहाँ से 2 मोल ही हो जाएगा। अब देखोगे तो बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 यहाँ, 6, तो 3 दूना 6, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। अब इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो देख रहे हो यहाँ यूज हो रहा है 3 ऑक्सीजन, ये लिबरेट किया 1, तो ऑब्वियसली इसका 3 मोल लेना पड़ेगा। तो पूरा बैलेंस करके लिखोगे तो हो जाएगा 2B प्लस 3H2SO4, 2B प्लस 3H2SO4 प्लस E3H2O और E3H2O दोनों कट जाना है। E3 ऑक्सीजन, E3 ऑक्सीजन में पूरा ये सब कैंसिल आउट हो जाना है। तो इधर अब बचेगा क्या, 2H3BO3 प्लस SO2 ऐसे। अब इस रिएक्शन को समझोगे कि कैसे यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो देखो, बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा +3, आएगा ही। एक ऑप्शन का -2 होता है तो 3 है तो -6 और ये +3, तो -3 तो जाकर +3 हो जाएगा। सल्फ़र का यहाँ +6, यहाँ +4,
तो इस सल्फर जो है साफ साफ देख रहे हैं हम लोग कि इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। बोरोन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियसली यह सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, जो बोरोन को ऑक्सीडाइज किया बोरिक एसिड में और खुद रिड्यूस कर गया SO2 में, और इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं कि इसको रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऐसा रिएक्शन है बोरोन का कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सिंपल सा रिएक्शन है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो यह पहले टूटेगा, टूट करके एक नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, और यह जो ऑक्सीजन यहाँ से लिबरेट हो रहा है यही ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जाएगा बोरोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए, और यह बोरोन फाइनली ऑक्सीडाइज किस में होता है? बोरिक एसिड में होता है। ये तो बात हुई सल्फ्यूरिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड में भी कुछ वही कहानी है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है, चलो इसको रहने ही देते हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात करो HNO3, तो यह कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब टूटता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बनाता है NO2 प्लस H2O प्लस ये भी एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। जैसे यहाँ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ा गया ना H2O SO2 प्लस O, ऐसे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टूटता है NO2 H2O और O। अब यहाँ से बोरोन है, ये क्या बोले कि एसिड के द्वारा हमेशा ऑक्सीडाइज होता है बोरिक एसिड में H3BO3 में। बैलेंस करो जैसे वहाँ हम लोग बैलेंस किए थे, ऐसा 2 बोरोन प्लस 3 ऑक्सीजन प्लस 3 H2O, यहाँ लग जाएगा 2 H3BO3। फिर से यहाँ 3 ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ एक ही है तो 3 से मल्टीप्लाई है। अब इसको जोड़ोगे तो क्या बचेगा? 2B प्लस 6 HNO3 है, यहाँ से 3H2O ख़त्म हो जाना है, O भी ख़त्म हो जाना है, तो इधर अब बचेगा 2 H3BO3 प्लस 6 NO2, यही बचेगा। यहाँ भी इसको देखोगे रेडॉक्स रिएक्शन के तौर पे, बिल्कुल एक रेडॉक्स रिएक्शन है। 0 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4, बोरोन अगेन 0 से प्लस 3 पे गया मतलब ऑक्सीडाइज किया, सो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन प्लस 5 से प्लस 4 की ओर गया तो इसका हो गया रिडक्शन। ऐसा तो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। पहले ही बताए थे कि बोरोन एसिड से रिएक्शन करेगा तो वहाँ कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगा, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टाइप का होगा। नॉर्मल एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे तो रिएक्शन किया ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक सिंपली एसिड है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। लेकिन ये दोनों एसिड है तो एसिड का बिहेवियर शो करते ही हैं। उसके अलावा दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होने के चलते देखो इन दोनों रिएक्शन से स्पष्ट हो रहा है कि कैसे बोरोन ऑक्सीडाइज हुआ है बोरिक एसिड में। प्रोडक्ट तो सेम है ना, बोरोन का बोरिक एसिड में बनना, बस यहाँ H2SO4 रिड्यूस हुआ है SO2 में और HNO3 रिड्यूस हुआ NO2 में। बस इस साइड प्रोडक्ट भी लगभग एक ही जैसा है, SO2 और NO2, ऐसा याद रखने में भी आसानी होगा। यहाँ ये +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट गया और वहाँ नाइट्रोजन +5 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट गया। ठीक है, तो इतना हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बच रहा है बात एल्यूमिनियम और गैलियम वगैरह का। तो एल्यूमिनियम हम लोग जान रहे हैं एक रिएक्टिव मेटल है, और यदि रिएक्टिव मेटल है तो वह एसिड के साथ दोनों तरीके से रिएक्शन करेगा। दोनों तरीके से मतलब एक जो सिंपल सा रिएक्शन होता है मेटल का एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हुए, वह भी रिएक्शन होगा। और यदि एसिड कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। दोनों प्रकार के रिएक्शंस हो सकते हैं एल्यूमिनियम या गैलियम वगैरह का। गैलियम की तो छोड़ ही दें हम लोग, एल्यूमिनियम की यदि बात करें तब गैलियम को छोड़ने का मतलब पहले ही बताएं कि वह रूम टेम्परेचर पे नहीं है सॉलिड, तो उसके रिएक्शन को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं।
तो जैसे मान लो एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये सिंपल मेटल और एसिड का रिएक्शन है, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है ना, कोई भी मेटल का एसिड से रिएक्शन, सॉल्ट बना करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवाना, बन जाएगा। लेकिन वही रिएक्शन यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला एसिड से हो, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो फिर से रिएक्शन वैसे ही होना है। तो जैसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तभी हम लोग पढ़े थे कैसे ब्रेक करता है, SO2 बनाता है, H2O बनाता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब एल्यूमिनियम क्या करता है कि यह कंबाइन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, साथ ही साथ ऑक्सीजन रखेगा और बदल जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट में, ऐसा। इस रिएक्शन को ज़रा बैलेंस करो, एल्यूमिनियम 1 है, इधर 2 है तो 2, सल्फेट 3 है, इधर 1 है तो 3। ऑक्सीजन बैलेंस हुआ क्या, ऑक्सीजन यहाँ यूज हुआ है तो सल्फेट के साथ तो ये बैलेंस हो गया, लेकिन जब हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो 6 हाइड्रोजन इधर नहीं है, तो ऑब्वियसली 3H2O लगेगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन 3 ऑक्सीजन ओवर हो गया, तो यहाँ 3 लगेगा, तो इसको जोड़ दो। समझ रहे हो बात को, कि सल्फ्यूरिक एसिड यदि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यह एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करेगा एल्यूमिनियम सल्फेट में, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा इसमें। अब इसको मिलाओगे तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप पूरे को जोड़ के लिख दो, 2Al प्लस 3H2SO4 यहाँ से आएगा और 3 यहाँ से, 6H2SO4। ये तो ख़त्म ही हो जाना है, तो इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा Al2SO4 का होल 3 प्लस 3SO2 और 3 और 3 6H2, ऐसा बचा। यह भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ निकालोगे आएगा +3, तो 0 से +3 पे जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। एल्यूमिनियम का यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सल्फ़र का यहाँ +6 +4, +6 से +4 जा रहा है, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ऐसा। तो इन 2 रिएक्शंस के आधार पे हमने क्या सीखा कि यदि कोई मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो सर्टेनली निश्चित तौर पे वह क्या करेगा, निश्चित तौर पे वह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। कोई भी मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो वह हाइड्रोजन गैस ही देगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एकदम नहीं है। हाँ, एकदम नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता है। लेकिन यदि वही मेटल रिएक्शन करे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, माने वैसे एसिड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी बिहेव करते हैं, तो उसके साथ मेटल का एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, डाइल्यूट वगैरह लोगे तो मे बी कि निकले हाइड्रोजन, आप डायरेक्ट इसको बनाओगे कि नहीं एल्यूमिनियम है, एसिड से रिएक्शन किया तो एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, नहीं, हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल रहा है, निकल तो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ ही साथ H2O इसको बैलेंस करने के लिए आया। तो इन बातों का काफ़ी ख्याल रखना है कि जो एसिड दिया हुआ है वह किस नेचर का है। अब है कि क्या सर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हमने देखा, सल्फ्यूरिक एसिड से तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड, तो उसके साथ क्या रिएक्शन होगा। तो बोल रहा है कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, वह नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जैसे मान लो कि यह एल्यूमिनियम का मेटल है, सॉलिड मेटल है, हम लोग जान रहे हैं, जैसे ही यह नाइट्रिक एसिड के संपर्क में आता है तो नाइट्रिक एसिड जो ऑक्सीजन लिबरेट करता है, बोल रहा है कि इस ऑक्सीजन का यहाँ लेयर बन जाता है, ऐसा।
दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। और यह ऑक्साइड लेयर बन जाने के चलते अब नाइट्रिक एसिड का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रह जाता है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया, एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया, नाइट्रिक एसिड से नहीं कर पाया क्योंकि नाइट्रिक एसिड है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड की तुलना में, लेकिन उससे जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है उस ऑक्सीजन से बोल रहा है कि यहाँ एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, और ये लेयर बनने के चलते जो है फिर दोबारा इस एसिड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे एसिड इसको तब नहीं कर पाएगा ऑक्सीडाइज जब डायरेक्ट मेटल के संपर्क में आए, लेकिन यहाँ मेटल के ऊपर तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना हुआ है जो उसको ढक रहा है। हाँ, वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाए हुए है जो उसको ढक रहा है, तो दोबारा एसिड उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और नहीं आ पाएगा तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये था एसिड के साथ रिएक्शन, याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोन है तो वह बोरिक एसिड बनाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम सल्फेट में हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया, सॉल्ट तो दोनों केस में बने, लेकिन साइड प्रोडक्ट में अंतर था कि HCl के साथ नॉर्मल रिएक्शन करते हुए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया, जबकि नाइट्रिक एसिड के साथ तो इसका रिएक्शन ही नहीं हो पाया। अब चूँकि ग्रुप 13 का जो फर्स्ट मेंबर ये बोरोन, वह एक नॉन मेटल है, तो बीइंग ए नॉन मेटल इट कैन रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स। तो बोरोन एक्टिव मेटल से रिएक्शन करके जो है बोराइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे बोल रहा है कि 3 मैग्नीशियम के साथ हीट करें हम लोग बोरोन को, ऐसा, तो यह मैग्नीशियम बोराइड का फॉर्मेशन करता है। उसी प्रकार से इसको क्रोमियम के साथ हीट किया जाता है तो यह क्रोमियम बोराइड का फॉर्मेशन करता है। दिस इज क्रोमियम बोराइड एंड दिस इज मैग्नीशियम बोराइड। कैसे रिएक्शन को समझेंगे, आसान है समझना रिएक्शन को। Mg मेटल है, एटॉमिक नंबर 12 जानते हैं हम लोग, 2 8 और 2, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, आसानी से यह 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 प्लस बनाएगा। बोरोन प्योरली नॉन मेटल है, तो यदि यह प्योरली नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर तो 5 होता है, तो 2 और 3, तो यहाँ से यह बोरोन क्या कर रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके B3 माइनस बना रहा है, तो 2 और 6 बचेगा इसके पास। ऑक्टेट हालांकि इसको नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि आप यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हो तो बोरोन 5 माइनस बनेगा, और बोरोन 5 माइनस कोई स्पीसीज नहीं है, एक सिंगल स्पीसीज पे ऐसे 4-5 माइनस नहीं हो सकता है। माइनस चार्ज बतलाता है कि यह किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिया है, कर्ज में है, तो कोई व्यक्ति दूसरे से कर्ज लेगा तो हल्का फुल्का लेगा ना, है, बहुत ज़्यादा कर्ज लेगा तो व्यक्ति कैसे स्टेबल रहेगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे लोग कर्ज लेते हैं चीज़ों को, काम को करने के लिए, लेकिन आप कर्ज भी लोगे तो एक लिमिट में लोगे। बहुत ज़्यादा कर्ज लोगे तो आप जो काम बनाना चाह रहे थे काम होगा, लेकिन आपके अंदर जो बेचैनी होगा, जो अनस्टेबिलिटी होगा कि कैसे इस कर्ज को चुकाएंगे, तो फिर वह सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। उसी प्रकार से बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भले ही इसका काम नहीं हो रहा है, ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन 5 लेने लायक भी यह नहीं है, बिल्कुल नहीं है 5 लेने लायक, क्योंकि 5 लेने पे बोरोन पे 5 माइनस आएगा, और इतना ज़्यादा माइनस आने के बाद इसके अंदर इतना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इतना ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा कि यह वैसे ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो पूछ सकते हैं ना कि सर यहाँ 3 ही क्यों, 3 लेने के बाद तो इसका ऑक्टेट भी नहीं हो रहा है, तो क्यों 3 लेगा, लेना तो 5 चाहिए था, ऑब्वियसली 5 लेना चाहिए था, लेगा, लेकिन वही तो समझाए अभी कि उस केस में बोरोन अनस्टेबल के चक्कर में और अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए अनस्टेबल ही रहे, थोड़ा कम ऐसा।
और अब इसको करोगे तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, यहाँ 2 से, बैलेंस करने के लिए। तो 3 Mg2 प्लस और 2B3 माइनस, ये मिल जाएंगे तो बन जाएगा Mg3B2। ऐसा। क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम के बारे में पढ़े हो, एटॉमिक नंबर 24 कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो इसका 3d5 4s1 है। क्रोमियम का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वह 2 होता है, +3 और +6। ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी कॉमन है क्रोमियम के लिए। तो क्रोमियम यहाँ वही काम करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ऐसे 3d5 4s1 है, यह 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, खुद बदल गया क्रोमियम ट्रिपल प्लस में, और यहाँ बचेगा क्या 3d3। एक यहाँ से निकला, 2 यहाँ से, 3 बच जाएंगे 3d3। उसके बाद फिर से बोरोन का वही कहानी चलेगा, बोरोन बदले में 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो B3 माइनस बन जाएगा, जोड़ दो तो 3 3 खत्म हो गया, तो ये हो गया CrP। इस वन इज क्रोमियम बोराइड। ऐसा। तो यहाँ से समझ रहे हो ना कि इंपॉर्टेंट बात क्या था समझने लायक सो, कि बोरोन 3 गेन कर रहा है, जबकि 3 गेन करने के बाद इसका ऑक्टेट नहीं हो रहा है, तो क्यों गेन करेगा? तो ऑक्टेट यहाँ होने के चक्कर में और अनस्टेबल हो जाता है। कभी कभी स्टेबल होने के चक्कर में लोग और अनस्टेबल हो जाते हैं, इसलिए 3 ही करेगा। 3 ही करने से भले ही ऑक्टेट ना पूरा हो, लेकिन कंपाउंड बनाएगा, बोराइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे नाइट्रोजन नाइट्राइड बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, वैसे ही बोरोन किसका फॉर्मेशन करता है? बोराइड का। अब बाकी एलिमेंट्स जो इस ग्रुप के हैं बोरोन के अलावे, तो बोरोन के अलावे जो बाकी एलिमेंट्स है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ऑलरेडी मेटेलिक नेचर के हैं। ये ऑलरेडी क्या हैं? मेटेलिक नेचर के हैं। तो खुद मेटेलिक हैं तो ये दूसरे मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे? नहीं करेंगे, बोरोन ही कर पाता है। अब चूंकि बोरोन ही मेटल के साथ रिएक्शन कर पाता है कुछ सेलेक्टिव मेटल्स के साथ, तो बोरोन का मेटल्स के साथ रिएक्शन इसके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को कंफर्म करता है। पूछा जा सकता है कि बोरोन एक नॉन मेटल है, आप किन बेसिस पे कहोगे? तो 2 बेसिस हम लोग बोलेंगे। पहला बेसिस कि नॉन मेटल जब कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करते हैं तो वे अपना ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। बोरोन ने किया, बोरिक एसिड बनाया नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके। और दूसरा कि जो नॉन मेटल्स हैं वे एक्टिव मेटल्स के साथ कंबाइन करके अपना कोई आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे बताया ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजन नाइट्राइड बनाता है, फ्लोरीन फ्लोराइड बनाता है, वैसे बोरोन बोराइड बना लिया, कार्बन कार्बाइड बनाता है मेटल के साथ रिएक्शन करके। तो यह रिएक्शन कंफर्म करता है क्या? बोरोन के नॉन मेटेलिक नेचर को। अब एसिड से यदि रिएक्शन हमने पढ़ा तो ऑब्वियसली बेस से भी रिएक्शन होगा, बेस से भी रिएक्शन होगा ग्रुप 13 एलिमेंट्स का, लेकिन वही कुछ सेलेक्टिव एलिमेंट्स का ही रिएक्शन होगा। सारे एलिमेंट्स एसिड बेस के साथ एक जैसा बिहेवियर शो नहीं करते हैं। रिएक्शन विथ बेस, बेस तो कई हैं, लेकिन अल्कली बेस मतलब OH कंटेनिंग बेस। बेस के कई डेफिनेशंस आप पढ़ोगे या पढ़े होगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में। आर्हेनियस बेस मतलब जो वाटर में डिजॉल्व होकर के OH माइनस दे, और वही मेन बेस है। इसके अलावे लेविस बेस है, तो ब्रॉन्स्टेड बेस है, लक्स फ्लड बेस है, ऐसे कई बेसिस होते हैं। तो यहाँ हम लोग आर्हेनियस बेस जो OH दे अल्कली की बात करेंगे। तो सिलेक्टिव रिएक्शन है। बोरोन यदि रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये बनाता है सोडियम मेटाबोरेट या बोरेट। अच्छा, दिस इज कॉल्ड सोडियम बोरेट। एक्चुअली यहाँ हुआ क्या है ना कि बोरोन का भी समझ लो भाई एक प्रकार से ऑक्सीडेशन हुआ है। बोरोन का भी ऑक्सीडेशन ही हुआ है। यहाँ 0 है और यहाँ निकालोगे तो +3 आ जाएगा। अरे बोरिक एसिड का सॉल्ट है, समझो। बोरिक एसिड का क्या है? सॉल्ट है। बोरिक एसिड बनता ना ऐसे H3PO3। अब इसको वापस सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाओगे तो जो एसिड का है वो हाइड्रोजन निकल जाएगा। मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, खुद वहाँ जा कर के जुड़ जाएंगे ऐसे। तो रिएक्शन को ऐसे 2 स्टेप में समझो
कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो NaOH है वह बोरोन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, OH पार्ट का इस्तेमाल करके। तो ये जो Na पार्ट बच जाएगा एज Na+ या Na+ फिर एसिड से रिएक्शन करेगा और सिंपल सा मेटल और एसिड का रिएक्शन होकर के हाइड्रोजन गैस निकलेगा और यहाँ से उसके साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बोरेट तो ये वाला है ना, BO3 पे 3- और इसके साथ यहाँ 3 Na+ जुड़ा हुआ है ऐसे। तो अल्कली के साथ रिएक्शन करके क्या बना, सोडियम बोरेट। वैसे ही एल्यूमिनियम की बात करें तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, 2Al + 2NaOH + 2H2O, तो 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट + 3H2। यहाँ भी वही चीज़ है एल्यूमिनेट कि NaOH एल्यूमिनियम को जो है पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में हो सकता है ऑक्सीडाइज किया होगा, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन ही किया। इसके दूसरे रिएक्शन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसी रिएक्शन को 2Al + 2NaOH एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना करके 6H2O, तो यहाँ से बनेगा 2NaAlOH का होल 4 + 3H2। यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नाम लिखेंगे हम लोग सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो मेटल के साथ रिएक्शन भी याद रखेंगे हम लोग कि मेटल के साथ भी अल्कली के साथ भी रिएक्शन करके जो है ये बदलते हैं अपने स्पेसिफिक ऑक्साइड में। ऑक्साइड में तो बोरोन है तो बोरेट का फॉर्मेशन करेगा, आयनिक नेचर का ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा, जो फर्दर उस अल्कली के मेटल के साथ कंबाइन करके एक स्टेबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम बोरेट और नीचे सोडियम एल्यूमिनेट, या फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बन सकता है एल्यूमिनियम के केस में। ऐसे कंपाउंड का नाम किस प्रकार से लिखा जाता है आगे के चैप्टर्स में हम लोग को पढ़ना है 12th में, अभी बस याद रखेंगे ऐसे। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट का रिएक्शन अल्कली के साथ तक देखे हैं, और भी कुछ रिएक्शंस हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। तो धन्यवाद।